हेलो बच्चों, वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वेक्टर के मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी। याद करो, फॉर्मूला मैंने बताया था, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। वेक्टर के प्रोजेक्शन को कैसे हम लोग डील करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, सब कुछ मैंने वन शॉट वीडियो पार्ट 1 में सिखा चुका था। आज मैं आपको वहीं से लेके आगे बढ़ रहा हूं। आज मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट थ्योरम, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है, उन सब के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सर सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो देखो ये सेक्शन फॉर्मूला की ये कहानी तुम बताओ क्लास 10th में भी पढ़े होगे, लेकिन उसी चीज को यहां थोड़ा वेक्टर के फॉर्म में पढ़ना है कि मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इस ए का मान लो कि पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है। मान लिया मैंने कि कोई एक पॉइंट सी है जो ए और बी के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो इस सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? मान लिया मैंने कि सी का पोजीशन वेक्टर जो है वो सी वेक्टर है। मान के मैंने चला कि जो सी का पोजीशन वेक्टर है वो सी वेक्टर है। तो सर इस सी वेक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे? इस सी वेक्टर को लिखेंगे m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और ये जो कहानी है ना वो इंटरनल डिवीजन की कहानी है सर। ये जो कहानी है ना आपकी वो इंटरनल डिवीजन की कहानी है। इसी में ना सर एक्सटर्नल डिवीजन की भी कहानी आती है कि एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। एक पॉइंट सी जो है वो ए और बी के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को m/n के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो सर इस सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ये मुझे बताना है। तो सर मान लिया कि ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है और बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। तो यहां पे हम लोग सी वेक्टर को लिखते हैं सर m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। ये वाली जो कहानी है, ये जो कहानी है वो इंटरनल डिवीजन की कहानी है सर। और ये जो कहानी जो आपकी चल रही है ना सर वो आपकी एक्सटर्नल डिवीजन की कहानी है। तो सर वेक्टर में आपको याद रखना है कि इंटरनल डिवीजन में जो सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m प्लस n। और एक्सटर्नल डिवीजन में जो सी का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा m इंटू बी वेक्टर माइनस n इंटू ए वेक्टर अपॉन m माइनस n। सर उसी तरह से आता है मिड पॉइंट। ये भी बहुत आसान है सर। सर मिड पॉइंट की कहानी क्या है? एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इस ए की पोजीशन वेक्टर मान लो ए वेक्टर है और बी की पोजीशन वेक्टर मान लो बी वेक्टर है। और मान के चलो कि जो सी पॉइंट है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है। यहां पे क्या है बोलो? सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी इज द बोलो क्या? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो अगर सी मेरा ए बी का मिड पॉइंट है तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे? सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। वो देखो बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है ना कि सर कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे को लिखना आता है, लेकिन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना नहीं आता है छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है सर, याद रखना। और देखो सर छोटी छोटी बातों को कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातें को इग्नोर करना नहीं है। कभी कभी देखते हो ना कि बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, तो कभी कभी छोटी छोटी शहरों में भी बड़ी बड़ी गलतियां लोग कर देते हैं। कहानी उसी की है। देखो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो सेक्शन फॉर्मूला भी क्लियर है और मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलो क्लियर है। यहां के बाद एक कहानी आता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सुनो इसकी कहानी, अगली कहानी जो है ना उसको बोलते हैं सर सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल 3D में। कि सर हम किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। बहुत इजी सर इसका भी।
अब मान लो कि इस ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है और सी का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है। अच्छा, सबसे पहले यह भी मुद्दा उठता है ना कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं। तो देखो, ये क्लास 10th से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन ना मीट करता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड। और आपको पता होगा ना सर क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कि सेंट्रोइड को ना हमेशा हम लोग कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ सर, सेंट्रोइड को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना, वो रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल जी से। और सर एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि 3D में मतलब वेक्टर अलजेब्रा में पॉइंट को ना कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, जहां पे ट्रायंगल का तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करता है, जहां पे मिलता है। तो सर मान लो कि मेरा ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट जहां पे कर रहा है, उस पॉइंट का नाम हो गया जी, कि सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस जी का पोजीशन वेक्टर फिर क्या होगा, तो इस जी के पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते हैं, बोलो क्या लिखते हैं बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला वेक्टर में कैसे यूज करेंगे, बोलो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो सर, यहां के बाद का जो टॉपिक होता है ना, उसको बोलते हैं सर क्रॉस प्रोडक्ट। याद करो, मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया था वन शॉट पार्ट 1 में। सर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे याद करो आप ए डॉट बी को क्या लिखते थे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो उसी तरह से यहां पहली कहानी आती है कि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सर लिखा जाता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। सर आपने यहां पे एन कैप क्यों दिया, सुनो, ए क्रॉस बी जो होता है ना सर, वो एक वेक्टर होता है। जैसे ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेक्टर क्रॉस वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर हम ए डॉट बी को 4, ए डॉट बी को 7, ए डॉट बी को -7 हम बोल सकते हैं, लेकिन ए क्रॉस बी कभी 7 नहीं हो सकता है सर। 7 तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया। ए क्रॉस बी होगा सर 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 11k कैप। सपोज दैट मैं बता रहा हूं, मतलब दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर देगा तो सर वेक्टर क्वांटिटी किस क्वांटिटी को बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है सर। तो बताओ ए क्रॉस बी का अगर वेक्टर क्वांटिटी आएगा तो उसका डायरेक्शन भी होगा, इसलिए मैंने एन कैप डाला सर। अच्छा एक बात नोटिस करो तुम खुद से कि मान लो मेरे पास एक ए वेक्टर है और ये मेरा मान लो बी वेक्टर है। मैंने बोला आप ए क्रॉस बी निकालो, तो देखो तो ए पे हाथ रख के बी की तरफ टर्न करोगे तो ए क्रॉस बी का देखो जो नॉर्मल वेक्टर है वो बाहर की तरफ है। लेकिन अगर बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोलोगे तो बोलो बी क्रॉस ए का जो नॉर्मल वेक्टर है बोलो वो अंदर की तरफ है। तो एक बात बताओ हो क्या रहा है कि अगर ए क्रॉस बी मेरा बाहर है तो बी क्रॉस ए मेरा अंदर है, और अगर अंदर की ओर मान लो नेगेटिव है तो बाहर की ओर पॉजिटिव लेंगे हम। तो सर इसलिए मैंने एन कैप डाला। यहां पे एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। और याद करो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। कैप का मतलब ये होता है सर, याद करो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1। अब क्या करो इसका मैग्नीट्यूड लो, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बोलो क्या हो जाएगा, सो बताओ, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, क्योंकि सर एन कैप यूनिट वेक्टर हो गया और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। सर बहुत ही सुंदर एक रिलेशन हमारे पास दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे, देखो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू साइन थीटा। सर जैसे आप लिखते थे ना ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मॉड इंटू बी का मॉड इंटू कॉस थीटा, तो उसी तरह से आप ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को लिखोगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। होप यहां तक के पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहां के पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बोलो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। लो सर, जैसे आप डॉट प्रोडक्ट से कॉस थीटा को लिखते थे
ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो उसी तरह से आप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज तो आपका जैक बोर्ड वाले बच्चों का एग्जाम है मैथ्स का, तो भाई कुछ बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। 2 बजे से शायद पेपर स्टार्ट भी हो गया होगा, ठीक है सर। आने वाले कुछ दिनों के बाद आपका सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, और सीबीएसई बोर्ड के पेपर में सुन लो, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड थोड़ा होते हैं, थोड़ा आप अच्छे से एनसीईआरटी को बना के जाओगे। मैं बार बार समझाता हूं, एनसीईआरटी के मिसलेनियस को अच्छे से डील करके जाओगे, एनसीईआरटी मिसलेनियस के एग्जाम्पल को अच्छे से करके जाओगे सर। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पे आप अच्छे से फोकस करके जाओगे, रिलेशन वाले पार्ट को आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना होता है। सर बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो। हाँ सर, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड होते हैं। कहानी बताऊं मैं, 2015 में ना सर सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का पेपर बहुत टफ आया था सर। ऐसा सिचुएशन बन गया था, आप जाके गूगल में सर्च करके मार सकते हो, कि लोग संसद भवन के बाहर बच्चों ने ब्लैक डे मनाया था उस दिन। अब सोचो सर, सारे बच्चे तो कोचिंग करते हैं, वो बच्चे भी इसमें घुस गए थे जो जेई का तैयारी कर रहे थे, उनका भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया था। ऐसा थोड़े ना कि सर जो सारे बच्चे जेई का तैयारी करते हैं उनका हर एक चैप्टर पे बहुत कमांड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ठीक है। अगर आपको चैप्टर बहुत स्ट्रांग करना है ना सर, सुनो मेरी बात, तो एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। अब तुम क्या करोगे, एक्सरसाइज पढ़ के जाओगे और तुम मिसलेनियस का एग्जाम्पल मिसलेनियस अच्छे से बनाओगे ही नहीं, फिर बोलोगे सर क्वेश्चन हमसे बनता नहीं है। आप मेरी बात मानो सर, देखो बार बार समझा रहे, एनसीईआरटी को अपना हथियार बना लो। एनसीईआरटी लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं जानते, कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से कुछ नहीं होगा, तो वो बेवकूफ लोग हैं। एनसीईआरटी को अच्छे से बना के जाओ, मिसलेनियस विथ मिसलेनियस एग्जाम्पल। अगर एग्जाम खराब होगा ना तो मुझे आके बोलना कि सर एग्जाम खराब गया, तो आप अच्छे से पढ़ के जाओ मेरे भाई। चलो, तो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड। चलो, अब मैटर ये उठता है पॉइंट नंबर 2 में कि सर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे। तो मान लो कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप और प्लस c1 k कैप, और मान लो कि बी वेक्टर मेरे पास है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो सर सुनो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का निकालने का तरीका ही होता है सर डिटरमिनेंट मेथड। सर पहले क्या रखेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब ये जानते होंगे इसको सॉल्व करने का, प्लस माइनस प्लस। अगर मुझे बोला ए क्रॉस बी निकालने के लिए ना, तो पहले मैं ए वेक्टर का ही कंपोनेंट उठाऊंगा। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट बोलो क्या क्या है, a1, b1, c1, और बी वेक्टर की कंपोनेंट बोलो क्या क्या, सो बताओ a2, b2 एंड c2। होप यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सबको पता है, फिर से देखो, प्लस आई कैप को रखेंगे और आई कैप के जो स्ट्रेट में जो लाइन है उसको छोड़ दो, तो क्या क्या बचा, b1 c1 b2 c2। पहले ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब b1 c2 और माइनस, फिर ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे तो b2 c1, फिर जे कैप को रखेंगे तो माइनस जे कैप होगा। अब जे कैप के स्ट्रेट का लाइन छोड़ दो, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस, अब के कैप को रखेंगे ना और सीधा लाइन छोड़ेंगे उसका, तो a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हो गया दो फैक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का निकालने का तरीका। कि कभी भी हमको कोई पूछे कि दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम डिटरमिनेंट मेथड का यूज ही करेंगे। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए, नोट करके, बहुत ही छोटी बात है सर, कि आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप की जो वैल्यू होगी वो 0। लेकिन एक बात बताओ, अगर आई क्रॉस कोई जे पूछा तो उसको तो हम लोग के बोलेंगे, ये तो आपको पहले से भी पता होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो आई कैप, और वाई एक्सिस की तरफ जो यूज करते हैं बोलो वो जे कैप। तो हम आई क्रॉस जे बोलेंगे तो बोलो के आएगा,
बाहर की ओर पॉजिटिव है, अंदर की ओर नेगेटिव है। लेकिन अगर वही को बोला जे क्रॉस आई, तो हम लोग बोलेंगे माइनस के कैप। मैं बार बार समझा रहा हूं सर, दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है सर, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है सर। हो यहां तक की बातें पूरा आपको क्लियर होगा। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड चलते हैं इस पे। पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, साफ साफ बात हम लोग ये चीज समझ गए थे अभी, उसको लिख लेता हूं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो कभी भी बी क्रॉस ए नहीं होगा, दोनों का डायरेक्शन अलग होगा, तो इसके आगे एक माइनस लगा दो तो वो मेंटेन हो जाएगा। चलो पॉइंट नंबर 4 सुनो। पॉइंट नंबर 4 की कहानी में क्या है, पॉइंट नंबर 4 को बोला जाता है लैग्रेंज आइडेंटिटी। सुनो, ये जो मेरी कहानी है ना सर, इसका नाम है सर लैग्रेंज आइडेंटिटी। सर ये लैग्रेंज आइडेंटिटी है वास्तव में क्या, सुनो सर, है बहुत ही छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत ही यूजफुल पॉइंट है बच्चों आपके लिए। सर लैग्रेंज आइडेंटिटी में हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। सर इसको बोला ही जाता है रिलेशन बिटवीन, बोलो क्या बोला जाता है इसको, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का ये रिलेशन दिखाता है। सर कैसे दिखाता है सर, अच्छी बात बताओ सर, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना सर, 9 से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो वी कैन से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट से हम साइन थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं, बोलो हाँ या ना, यस सर। और डॉट प्रोडक्ट से सर हम कॉस थीटा का वैल्यू डाल सकते हैं, तो चलो चिपकाओ। तो अभी मैंने पढ़ा कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके साइन थीटा को लिखते हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो वहां साइन स्क्वायर थीटा है, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, बोलो फर्स्ट लेक्चर में मैंने cos थीटा का वैल्यू डेराइव किया था डॉट प्रोडक्ट से, a डॉट बी अपॉन a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड, मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आओ मैं इसे सॉल्व करूं, आओ सॉल्व करते हैं सर। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, आओ एलसीएम लो, एलसीएम हो गया सर ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 1, बोलो हाँ या ना, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो सर तो क्या हो जाएगा, सो बताओ, ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर माइनस देखो ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये और ये कैंसल हो गया, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर। सर ये बहुत ही एक सुंदर रिलेशन है सर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का, और इसी को बोला जाता है सर लैग्रेंज आइडेंटिटी। सर क्या है रिलेशन, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर के होल स्क्वायर। अच्छा सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर प्रॉब्लम बनाने के वक्त में इस रिलेशन का यूज करना है। देखो सर हम ये नहीं बोलते हैं, होगा क्या, सुनो मेरी बात, हम कहना क्या चाह रहे, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड दे दे सर, a और b का मैग्नीट्यूड दे दे, बोले a डॉट b निकालो, तो सर सिंपल तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि सर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड पता, a का मैग्नीट्यूड पता, b का मैग्नीट्यूड पता, तो पहले साइन थीटा निकाल लेंगे, साइन थीटा निकल जाएगा तो कॉस थीटा निकल जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है p बाय h, तो b निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो मैंने कॉस की वैल्यू फाइंड कर ली, कॉस निकल गया तो हम a डॉट b निकाल लेंगे, वो क्लियर है। लेकिन भाई उतना क्यों टाइम वेस्ट करना, सर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो इस फॉर्मूले को थोड़ा रट लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा तकलीफ थोड़े ना है, फॉर्मूला रट लोगे तो तुम्ही को काम देगा मेरे भाई। क्या है फॉर्मूला, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर। चलो सर पॉइंट नंबर 5 की तरफ अपन मूव किया। पॉइंट नंबर 5 जो होता है ना सर,
उसको बोलते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए मेरे प्यारे भाई बहन लोग ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर मान लो कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। अब पूछा गया कि इस एबीसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। मान लीजिए कि सर ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। तो सर किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना सर, सुनो, किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है ना सर, सुनो, वो होता है हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सर। सर सुनो, अब तुम बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मेरे भाई वहीं से आया है एक चीज। अगर तुम इसको प्रूफ करना चाहोगे देखो प्रूफ करके दिखा सकते हैं, मेरी बात समझो। मान लो कि ये मेरा एक ट्रायंगल है एबीसी, ध्यान से सुनना है। देखो एबीसी एक ट्रायंगल है, सुनोगे, इस एंगल को मैंने थीटा माना। ये ए वेक्टर है तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैग्नीट्यूड ही निकलेगा ना सर लेंथ में। और ये मेरा बी वेक्टर है मतलब ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। एक बात बताओ सर, अगर ये एंगल थीटा है और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और ये लेंथ जो हो जाएगा बताओ, है ना, ये लेंथ हो जाएगा सर मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बोलो साइन थीटा। सर कंपोनेंट तोड़ना आता है ना फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ये थीटा है ये एफ है तो बोलो ये वाला हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ साइन थीटा। अब एक बात बताओ, अगर तुम हाइट को लेके चलोगे ट्रायंगल के हाइट को तो यही हाइट होगा और ये उतना ही हाइट होगा। तो क्या तुमको दिख रहा है एरिया क्या होता है, बोलो हाफ इंटू बेस। बेस तो मेरा दिख रहा है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हाइट दिख रहा है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो तुम एक बात बताओ मेरे सर ध्यान से, क्या बताओगे, ए इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ, तो ध्यान से देखो तो ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा। ए मेरे भाई लोग बहन लोग बताओ, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर एरिया मेरा निकल गया सर। किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने के लिए पूछे तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज दैट सर एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि एक ट्रायंगल है मेरे पास एबीसी, मान के चलो सर इसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 और 4। अबे जो मन में आ रहा लिख दे रहा हूं यार, ऐसा थोड़ा ना कि तुमको पढ़ाने के लिए बोर्ड लेवल पढ़ाने के लिए मुझे घर से पढ़ने का नीड नहीं है सर। क्वेश्चन खुद से यहाँ पे फ्रेम करके दिखा देता हूं। अरे मेरा काम है भाई फॉर्मेट सिखाना, ठीक है। इसका ले लिया मान लो 0, 3 और 7। सर इसका ले लिया मैंने मान लो -1, 2 और 5। सर इस एबीसी ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है मेरे भाई। सर देखो सर, अगर मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं आपको ना और इतना इजी वे में बिना कुछ देखे पढ़ा पा रहा हूं तो मेरा सर 10 से 12 साल का मेहनत है सर। मैं पिछले 10 से 12 सालों से कम मैं रांची में बोर्ड के बच्चों को, 11 12 के बच्चों को, सर इंजीनियरिंग के बच्चों को, जेई के बच्चों को, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, सर उन बच्चों को मैं पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे सर 100 से ऊपर बच्चे इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी वरंगल, एनआईटी तिरुचि, बीआईटी मेसरा, आईआईटी खड़गपुर, सर बीआईटी सिंदरी में तो मेरे 20-25 बच्चे होंगे सर, इतने बच्चे मेरे हैं। तो बस आप लोग का प्यार है सर, ठीक है। आप लोग उत्तम सर से इतना प्यार करते हो तो उससे हम लोग को भी पोटेंशियल मिलता है आप लोगों को बेहतर पढ़ाने का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सुनो, क्या करो, इसको ए वेक्टर मान लो, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है। तो बताओ ए वेक्टर क्या दिख रहा है, सो मुझे बताओ। ए वेक्टर दिख रहा है ना, बी ए वेक्टर। तो बी ए का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी। मैंने सर फर्स्ट पार्ट में ही बताया था, ए बी वेक्टर का मतलब होगा बी माइनस ए और बी ए का होगा ए माइनस बी। 1 - 0 मतलब 1 मतलब आई कैप, -2 - 3 -5 जे कैप, 4 - 7 -3 के कैप। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो उसको आप देखोगे ध्यान से। बी वेक्टर क्या होगा, -1 - 0 मतलब माइनस आई कैप, 2 - 3 मतलब माइनस जे कैप, 5 - 7 मतलब -2 के कैप। सर हमने क्या किया, हमने ए वेक्टर भी निकाल लिया, बोलो हाँ ना, और हमने बी वेक्टर भी निकाल लिया। देखो
ए वेक्टर पता और बी वेक्टर पता, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। चलो तो पहले हम एक काम करते हैं, निकाले ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, मैंने ही बताया था ना, यूजिंग कौन सा मेथड बोलो, डिटरमिनेंट मेथड। चलो यूज करो मेरे भाई, आ जाओ सर, आई कैप जे कैप के कैप प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। चलो प्लस माइनस प्लस, पहले कंपोनेंट देखना ए वेक्टर का, 1 - 5 - 3, 1 - 5 और -3। उसके बाद क्या है, -1 -1 -2, -1 और देख लो ध्यान से कितना है, -2। सॉल्व करें इसे, बताओ आई क्या आपको रखे, सीधा लाइन में बताया था, बोलो 10, एक -2, बोलो 3 ही होगा, माइनस जे कैप को रखो, बोलो वो हो गया -2, एक -2, ये हो गया 3 ही हो गया, और के कैप को रखो, सीधा लाइन छोड़ो, बोलो ये हो गया -1 माइनस, ये हो गया 5। सॉल्व करने पे आएगा सर 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप, और ये हो गया -6 के कैप। ये निकल गया मेरा सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसी वेक्टर की मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 और -6 के स्क्वायर 36। देखो सर कैलकुलेशन करो, हमको कैलकुलेशन से बड़ा डर लगता है सर। आ जाओ कितना हो गया सर बताओ, 6 5 11, 11 और अच्छा ऐसे जोड़ो ना, चलो ऐसे जोड़ो, कितना हो गया जल्दी बताओ, 74 हो गया शायद ये, हाँ सही बात, 74 और 74 में हम 36 जोड़ रहे हैं, 110 आएगा, आई थिंक वही आएगा, √110 आ गया, ठीक है। तो एरिया क्या से बताओ, एरिया है मेरा हाफ टाइम्स ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ √110 स्क्वायर यूनिट, उस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लो। अब इसी में कहानी होता है सर, जिसको बोलते हैं सर कोलिनियर पॉइंट्स। मान लो कि सर मुझे प्रूफ करने के लिए पूछा गया कि सर आप कैसे प्रूफ करोगे कि 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है। मान लो हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, ये कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये है सर x2 y2 z2, और दिस कोऑर्डिनेट इज गिवन x3 y3 एंड z3। सर वी हैव टू प्रूफ कि दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर टू ईच अदर। सर कोलिनियर का मतलब हुआ कि सर पॉइंट्स लाई ऑन अ सिंगल लाइन, मतलब सर बहुत सारा पॉइंट जो एक ही लाइन पे होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो सर एक बात बताओ, हम ये चीज नहीं कर सकते हैं मेथड नंबर 1। पहला मेथड क्या हो सकता है, ये सुनो, AB का डिस्टेंस निकाल लेंगे, BC का डिस्टेंस निकाल लेंगे और AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सर सुनो, सर जैसे आप 2D में 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो बताओ, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां एक और बढ़ा दो सर, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो मेथड 1 से कैसे बनाएंगे, कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे, हाउ टू प्रूफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो पहले AB डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस नहीं भाई वो गलती से हो गया, एक्सेंट निकल गया, डिस्टेंस होता है। AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सर किसी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल हो गया, मतलब सर इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना, मतलब सर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होगा तब ना ऐसा होगा, मतलब सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड। मान लो कि सर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे ना सर कि पॉइंट्स जो है वो आपस में कोलिनियर है। सर देखो इससे एक और मजेदार मेथड ये भी हो सकता है, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या हो जाए ये भी सुनो, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाए। हाँ सर क्यों नहीं हो जाए सर, ऐसा भी तो हो सकता है। सर ट्रायंगल का एरिया 0 होना मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ट्रायंगल बनेगा तो उसका कुछ एरिया तो होगा, लेकिन ट्रायंगल क्लोज फिगर है और क्लोज फिगर का एरिया कभी 0 हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने ये शो कर दिया कि ट्रायंगल का एरिया 0 है, इसका मतलब पॉइंट आपस में कोलिनियर है, बिल्कुल कोलिनियर है। तो सर इससे भी ना बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो कहानी है ना सर सुनो, अगली जो कहानी है पॉइंट नंबर क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा हम, ठीक है। पॉइंट नंबर होगा शायद 7 या 6। चलो
6 नंबर का पॉइंट होगा, जिसमें होगा सर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ, बोलो कौन सा ग्राम? पैरेललोग्राम। डिफाइन पैरेललोग्राम। सर पैरेललोग्राम वैसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल बट डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। सर पैरेललोग्राम के साथ अटैच्ड कौन होता है? रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। सर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में थोड़ा डिफरेंस क्या है कि रेक्टेंगल में डायगोनल जो होता है वो आपस में इक्वल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होता है। तो सर हम 3D में किसी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो इसमें 2 केस होता है सर। पहले केस की कहानी में क्या, ये ध्यान से सुनोगे। मान लो कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसे सुनो। ट्रायंगल में हर साइड एक दूसरे का एडजेसेंट है, ऐसा पैरेललोग्राम में तो होगा नहीं। तो सर पहला केस 1 तब होता है, केस नंबर 1 में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालो जब 2 एडजेसेंट साइड गिवन है। तो मान लो ये 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, A वेक्टर और B वेक्टर, मतलब इफ 2 adjacent sides are given, तो उसका एरिया लिखते हैं हम लोग A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर कैसे? अगर यहां से तुम एक डायगोनल दे दोगे तो एक बात बताओ, 2 ट्रायंगल बन गया। अभी मैंने एक ट्रायंगल का पढ़ा, हाफ टाइम्स ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2 ट्रायंगल का हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ टाइम्स ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलो, तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कब? जब 2 एडजेसेंट साइड पता हो। और केस नंबर 2, अगर दोनों डायगोनल पता हो, इफ 2 डायगोनल्स आर गिवन, मतलब दूसरा केस में हम एरिया कब निकालेंगे? जब उसका दोनों का दोनों डायगोनल पता होगा। तो सर मैंने मान लिया ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसके दोनों डायगोनल दिए हुए D1 वेक्टर और D2 वेक्टर। मान लो सर D1 वेक्टर और D2 वेक्टर यहां क्या है? इस पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल। तो इस केस में इसका एरिया लिखते हैं सर हाफ टाइम्स ऑफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर अब सारे पॉइंट को बच्चे लोग जो 12th एग्जाम लिखने जा रहे हैं एकदम याद करके अच्छे से जाओगे आप। चलो, आगे की कहानी जो होती है वो बहुत ही सुंदर कहानी है और थोड़ा मजेदार कहानी है। सुंदर और मजेदार कहानी क्या है, ध्यान से सुनोगे। आपको एक प्रॉब्लम पूछा गया कि एक वैसा वेक्टर ढूंढो जो A वेक्टर एंड B वेक्टर के परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो कि मेरे पास ये एक A वेक्टर है और दूसरा B वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो बता दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा A क्रॉस B या तो B क्रॉस A। कि A क्रॉस B अगर बाहर होगा तो B क्रॉस A मेरा अंदर होगा, बाहर की ओर पॉजिटिव तो अंदर की ओर नेगेटिव। तो अगर कोई पूछे अ वेक्टर विच इज, बोलो परपेंडिकुलर टू बोथ, बोलो A वेक्टर एंड B वेक्टर इज व्हाट? प्लस माइनस A क्रॉस B। देखिए अगर A क्रॉस B बाहर है तो B क्रॉस A अंदर है, तो अंदर वाला को अगर नेगेटिव तो बाहर वाले को पॉजिटिव, एक और नेगेटिव लगा देंगे तो डायरेक्ट लिख दिए A क्रॉस B। मतलब सर अगर कोई प्रॉब्लम पूछे कि एक वैसा वेक्टर ढूंढो विच इज परपेंडिकुलर टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप एंड कोई दूसरा वेक्टर, तो क्या करेंगे? उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसके आगे प्लस माइनस लगा देंगे। अगर इसी में पूछा अ यूनिट वेक्टर विच इज, बोलो परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, तो इज व्हाट? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, so that is equal to what? प्लस माइनस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और मेरे अनुसार से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख के जरूर जाओगे। तो होप कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट का पॉइंट क्लियर होगा कि हम क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं, आपका ये क्लियर होगा कि हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। चलो सर, यहां से हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको समझाते हैं छोटी छोटी, ध्यान से सुनना, थोड़ा अलर्ट रख के सुनना। डॉट क्रॉस सबको मिला के ही करवाने जा रहे हैं कि सर
मान लो हमारे पास एक प्रॉब्लम ऐसा है, सुनना ध्यान से, अलर्ट रह के। सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर है, एंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7। तो पूछा देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कैसे निकालोगे? बहुत इजी। सर कैसे निकालोगे बताओ? सर मेरे पास गिवन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। एक काम करते हैं, सी वेक्टर को उधर ले जाते हैं, तो हम लोग लिखे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। देखो सर, एक बात आज हम तुमको बता रहे हैं, उसको दिमाग में बैठा के रख लेना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब भी दिखे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कुछ कभी दिखाई दे, तो उसका स्क्वायर करना। स्क्वायर करने से क्या होता है, फॉर्मूला आता है जो डॉट प्रोडक्ट में मैंने आपको सिखा चुका है। तो सर ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं, बताओ, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। कोई बच्चे पूछेंगे सर इसको आपने ऐसा क्यों लिखा, तो कृपया करके मेरा वेक्टर का वन शॉट वीडियो का पार्ट 1 जाके देख लो, तुमको समझ में आ जाएगा। सर माइनस सी वेक्टर को लिख सकते हैं सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर 9, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 मतलब 25, 2 टाइम्स ऑफ, फिर ए डॉट बी को देखिए, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 7, स्क्वायर करने पे 49। होप यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो ये 9 प्लस 25 हो गया सर 34, उधर जाके हो गया माइनस 34। कहानी क्या आया, 2 टाइम्स ऑफ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 49 माइनस 34। ए का मैग्नीट्यूड बोलो 3 था, बी का मैग्नीट्यूड बोलो 5 था, इंटू cos थीटा 49 में गया 34, व्हाट 50। सर ये हो गया बोलो कितना, 30 इंटू cos थीटा that is equal to 15। तो cos थीटा इज इक्वल टू रिटेन एज बोलो कितना, 15/30 मतलब बोलो 1/2, और cos थीटा अगर 1/2 तो थीटा बोलो 60 डिग्री, मतलब योर आंसर इज π/3। सर देखो, चीजों को अगर क्वेश्चन में अप्रोच करना है ना, कैसे सोचेंगे, तो पहले आपको ना सर डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी, क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरी पूरा दिमाग में बैठा के रखना होगा। अब तुम सोचोगे कि सर बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, तो बस हमको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता दीजिए। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 70-80 भी हो जाएंगे, तो क्या आप सारे 70-80 क्वेश्चन को रट के चल जाइएगा? सर उसको सिर्फ आप एक रिवीजन का मोड रखिए। बस हम बार बार आपको समझा रहे हैं सर, एनसीईआरटी पूरा बनाइए सर, मिसलेनियस तो पूरी तरह से बना के जाइए सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों। चलो सर एक काम करते, कल से मैं क्या कर रहा हूं ना, चलो सारे चैप्टर का एनसीईआरटी का जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, जिसकी पॉसिबिलिटीज आपके एग्जाम में आने का ज्यादा है, वो मैं करवा दे रहा हूं। मैं कल से क्या कर रहा हूं, कल से लगातार मैं 10 दिन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहा हूं कि मैं वैसे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं यूट्यूब पे, जिसमें एनसीईआरटी के मिसलेनियस और मिसलेनियस के एग्जाम्पल का जो बेस्ट प्रॉब्लम है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही डील करा रहा हूं। चलो कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आज एक और क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। मान लो हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझना ध्यान से, ठीक है। देखो क्या है, सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वेक्टर, R2 बोलो क्या, यूनिट वेक्टर। बोला सर देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ √3 टाइम्स ऑफ या 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सर सुनो, ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है सर। क्वेश्चन बोलता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर है, मतलब वी कैन से ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब इस पार्ट का मुझे लिस्ट वैल्यू निकालना है, तो एक बात बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तो उसको कुछ लिख सकते हैं। देखना ध्यान से, स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, और ए डॉट बी को लिखेंगे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। एक बात बताओ, ए का मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी, 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया 2, ये 1 इंटू 1 1, मतलब cos थीटा। ये हो गया 2 + 2 cos थीटा,
यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया, रिजल्ट आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा को लिखे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर हटेगा तो बोलो रूट चढ़ेगा, तो हम लोग a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को, सर a प्लस बी के मैग्नीट्यूड को अपन लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2। हो पूरी तरह से पॉइंट क्लियर होगा। सर उसी तरह से ना सर a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जब स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट आएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, और a डॉट b को लिखेंगे a का मॉड b का मॉड cos थीटा। मतलब सर ये कितना हो गया बोलो 112, ये हो गया 112, सर ये भी 1 ये भी 1, ये हो गया 2 cos थीटा। हमने क्या किया 2 कॉमन लिया, बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से कहानी क्या निकल गया बोलो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, मतलब वी कैन से a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिखेंगे बोलो कितना 2 साइन थीटा बाई 2। अब क्या पूछा, लिस्ट वैल्यू मांगा है, लिस्ट वैल्यू मांगा है। किसका लिस्ट वैल्यू मांगा है, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया था सो बताओ मुझे, 2 cos थीटा बाई 2, और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना आया 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया 4 cos थीटा बाई 2 और प्लस 2 साइन थीटा बाई 2। तो बताओ इसका मिनिमम वैल्यू मैंने एक बार और बताया था, शॉर्ट्स में देखिएगा इसका कॉन्सेप्चुअल पॉइंट। मिनिमम वैल्यू होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा का माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कहानी कितना हो गया सो बताओ मुझे, कहानी हो गया रूट अंडर 16 प्लस 4, मतलब माइनस रूट 20 इज योर मिनिमम वैल्यू। तो होप पूरा डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में और भी बताऊंगा सर। मैंने बोला ना कल से मैं सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए टोटल जो आपके 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर में से काम करते हैं उसको हम 4 पार्ट में बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका हम रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका हम पूरा कैलकुलस डिफरेंशिएशन से लेके एओडी खत्म कर देते हैं। थर्ड पार्ट में इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। और फोर्थ पार्ट में आपका वेक्टर 3D का और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन डाल देते हैं। और वो एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जाम्पल के बेस्ट प्रॉब्लम होंगे, उससे कुछ इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो भी डाल देंगे। चलो ठीक है, तो मेरे चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेना, कल से ये वीडियो आने जा रहा है। चलो आ जाओ, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं कि मान लो कि सर ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, पूछा फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मतलब सर वैसा यूनिट वेक्टर निकालो जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों पहले a प्लस बी तो निकाल लो, आओ 2i प्लस आई बोलो 3i, j माइनस 2j माइनस j, और k प्लस 3k 4k। उसी तरह से a माइनस बी निकालो, घटाओ 2i में गया i बोलो i, j में गया माइनस 2j तो प्लस 2j मतलब 3j, और k में गया 3k माइनस 2k कैप। इसको मान लो c वेक्टर, इसको मान लो d वेक्टर। अब क्वेश्चन को रीड करो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको लिखेंगे बोलो क्या, इसको c और d मानेगा अगर तुम, तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेगा यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू c एंड d, तो दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस अभी लिखवाए थे ना c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बटा c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, c क्रॉस d नहीं निकाल लोगे, कौन सा मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, i कैप j कैप और k कैप, प्लस माइनस प्लस 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 और 4, चलो 1 3 माइनस 2, 1 3 और माइनस 2, i कैप को रखेंगे बोलो
2 माइनस 12 माइनस जे कैप को रखेंगे, -6 -4 -6 और कितना -4 अब प्लस के कैप को रखेंगे। बोलो कितना हो गया, सो बताओ। 9 -1 तो +1 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, आई थिंक देख लो। -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, बोलो अंडर रूट -10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 100, मतलब इसको लिख सकते हैं √300। इसका मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 3√10 नहीं 10√3, 10√3। तो वैसा यूनिट फैक्टर क्या लिखोगे, सो बताओ। प्लस माइनस सी क्रॉस डी, सी क्रॉस डी मतलब ये लिखा हुआ है -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस 10 के कैप अपॉन सी क्रॉस डी का मैग्नीट्यूड मतलब 10√3। तो उम्मीद है कि सर जहां तक मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताया वो टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा। कल से मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड मैं करवाने जा रहा हूं। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद बच्चों, ऑल द बेस्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए। और एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि जिन बच्चों का अगर अप्रैल एग्जाम में, अप्रैल शिफ्ट में जेईई मेन एग्जाम दोगे, मतलब जो बच्चे अप्रैल अटेम्प्ट देंगे, तो वो बच्चे अपने बोर्ड के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करें। तो सबसे पहले बात सुनो, अभी ना सर आप अप्रैल अटेम्प्ट पे फोकस ना करके जो अप्रैल वाले बच्चे हैं वो कृपया करके अपने बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस करें। कभी कभी क्या होता है ना कि सर जेईई मेन के एग्जाम के चक्कर में बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को आप छोड़ देते हो, सर डेरिवेशन छोड़ देते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आपका बोर्ड का रिजल्ट इफेक्ट हो सकता है। 75% अगर आएगा ही नहीं तो आप क्या करोगे। तो देखो जो मल्टी टैलेंटेड बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसके लिए हमको कोई इशू नहीं है मेरे भाई, हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू में रख के बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा मेरा, आई थिंक। चलो ठीक है फिर।